आ गया बेटा वापस? Am I audible? यस सर। चलो, तो हेडिंग डाल देना बेटा कि फ्रॉम द गिवन वेव फंक्शन हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्बिटल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एन एल एम फ्रॉम द गिवन वेव फंक्शन। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। जैसे मान लो अचानक से हेडिंग यहां भी लिखी हुई है और ज्यादा लिख दिया मैंने, ये दिया हुआ है, मान लीजिए वेव फंक्शन दे दिया आपको। इसको देख करके किसी को कैसे पता चलेगा कि एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है? कैसे पता चलेगा कि वो पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल? कैसे पता चलेगा वो 2p x ऑर्बिटल है? कैसे पता चलेगा वो 2pz ऑर्बिटल है? ये सब हम लोग पता लगाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव समझ में आया बेटा? तो हेडिंग लिख लिया? देखो, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और जब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो कैसे यूज करनी है और हमने किस लेवल तक पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है आपको, पूरा छाप नहीं लेना है, हेडिंग का कॉपी करने को बोला है। अब देखो, मैं आपको पहले रिजल्ट्स दिखाता हूं। इन सब के डिस्कशन करने पहले रिजल्ट देखो। जैसे मान लो कि ये रिजल्ट है। अब एज अ टीचर मैं क्या करता हूं, मैं इन रिजल्ट्स को एनालाइज करता हूं। ठीक है, बिकॉज हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व तो करनी है, सॉल्व करके ही ये चीजें आई होंगी। लेकिन एज अ टीचर हमने क्या किया कि इसको एनालाइज किया, एनालाइज किया, कुछ पॉइंट्स जो है लिखे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे, क्योंकि हम समझ लो कि जो सॉल्यूशंस हैं उनको देख करके एक मेथड डेवलप कर रहे हैं सॉल्यूशंस तक पहुंचने का। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। जैसे यहां पर ये दिया हुआ, कैसे पता चला n1 है, l0 है, ml0 है, कैसे पता चला ये 1s ऑर्बिटल है? इस तरह से। हाँ, अब यहां पर इसको भी देखो। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको, ये वीडियो तो आपके पास अवेलेबल ही होगा, आप सॉल्व करोगे मेथड से, फिर जो है आपके पास सारे हैं। यहां पर देखो ना, मैंने 1s से शुरू किया, यहां पर देखो 3s 3p, यहां पर आपको ये डी, ये जैसे ही आपने बोला कि एल या ml0 हो गया, इसका मतलब 3pz हो गया। ये मेरी बात समझ रहे हो? तो वो अपने आप तुम्हें ये सारे सॉल्यूशंस पता है, यहां पर सॉल्व करना है, लेकिन बाद में आप चेक कर सकते हो यहां से। इसको देखो, हर एक जो वेव फंक्शन होगा, हर एक जो वेव फंक्शन होगा उसमें दो हिस्से होंगे बेटा, एक एंगुलर पार्ट और एक रेडियल पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है? हर एक जो वेव फंक्शन होगा उसमें दो हिस्से होंगे, हमने शुरू से ये बोल रखा है, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट देखो, आपको ध्यान से देखो, एनएल की वैल्यू दे रहा है, समझ में आ रही है? एनएल की वैल्यू देगा, यहां से आपको एल और एम की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, यहां से आपको एल और एम की वैल्यू, वैसे तो एल यहां से भी पता चल रहा है, राइट ना? तो हम लोग ज्यादा फोकस इस पे करेंगे, रेडियल पार्ट पे ज्यादा। क्वेश्चंस भी एग्जाम में इसी पे आए हुए हैं, तो हमारा मेन फोकस इस पे होगा। बाकी आप देखो, इसके नीचे भी मैंने आपको सब दे रखा है,
मतलब आप भर भर के मैंने हर चीज लिख दी है, देखिए हर चीज आपके पास अवेलेबल है, सोल्यूशन पूरा आपके पास अवेलेबल है। L is equal to 2 का मतलब डी ऑर्बिटल्स का डिस्कशन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो और ही खतरनाक है, पूरा भर दिया है मैंने, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, वो कितना भी डिफिकल्ट कुछ भी दे सब आपके पास है, लेकिन सीखना है अपने को कि ये सब आया कैसे होगा, सॉल्यूशंस कैसे निकालें, कैसे निकालें। तो शायद यहां से शुरू किया था, नहीं यहां से, ये आपने हेडिंग डाली है। तो आप लोग देखो भविष्य देख कर आए हो, टाइम मशीन में मैं आपको बैठाल कर ले गया और मैं आपको भविष्य दिखला कर लेकर वापस आया हूं। अब तुम्हें ये डायरेक्शन क्लियर है कि उस भविष्य तक पहुंचना है, ठीक है। जो पहुंचेगा वो आईआईटी बॉम्बे जाएगा, बाकी तो ठाकुर कॉलेज है ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, तो क्या करें, कैसे निकालें। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं वेव फंक्शन में, एक रेडियल वेव फंक्शन होता है और एक एंगुलर। सो अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं बेटा, रेडियल वेव फंक्शन वाले पार्ट पे। तो रेडियल वेव फंक्शन वाले हिस्से में देखोगे तो इसको भी अगर ठीक से एनालाइज करो तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, बट मैं अभी नाम लूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो कई बार क्या होता है, डायरेक्टली ये आर के टर्म्स में दिया होगा, यहां देखो आर के टर्म्स में नहीं है, सिग्मा के टर्म्स में दिया है। तो जब सिग्मा के टर्म्स में देगा तो सिग्मा यहां पर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इक्वेशन ही तो है, आर के बदले उसने सिग्मा डाल दिया है ना, लेकिन सिग्मा को फर्दर उसने बता दिया कि भाई वो तो आर ही है, आप समझ लेना, सिग्मा इक्वल टू आर नहीं है, सिग्मा लिखा हुआ है जेड आर बाई ए नॉट। इज माई पॉइंट क्लियर, जेड इंटू आर, जेड एटॉमिक नंबर है। अब सबसे पहली चीज अगर हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पता चल जाएं, अगर हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पता चल जाए तो क्या हमें एक इक्वेशन नहीं मिल जाएगी? क्या मेरी बात समझ में आई? भाई एन एल की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशंस ही तो चाहिए हमको, इस टाइप की, ये नहीं। तो ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अच्छा रेडियल नोड्स जब आप बोल रहे हो उसमें आर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, ग्राफ रिकॉल करो, 0। एम आई क्लियर, 0 होती है। रेडियल नोड्स की वैल्यू जो आर, जो रेडियल नोड्स पे जब आप जाओगे तो ये कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या इतना समझते हो? इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 0 रख देंगे और स्मॉल r की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, नॉन जीरो। याद रखना नॉन जीरो, क्योंकि R इज इक्वल टू 0 पे नहीं चेक करना है आपको, वो तो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस और इंफिनिटी के बीच में जो रेडियल नोड्स आपको आ रहे हैं वो तभी आपको पता चलेगा ना जब ये नॉन जीरो यहां पर होंगे, आर की वैल्यू नॉन जीरो रूट्स जिसको बोल सकते हो। अब वो कहां से आएगा, वो इस एक्सपोनेंशियल पार्ट से तो आएगा नहीं, है ना, इससे थोड़ी ना आएगा, e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 3, इससे थोड़ी ना आने वाला है, इससे भी नहीं आएगा, ये तो कोई कांस्टेंट पार्ट हो गया। ये है तुम्हारी जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0, गेट नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and that will be equated with number of radial nodes and one equation is obtained. Clear है? कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं है ना? हाँ, अब दूसरी चीज आप देखो, दूसरी चीज दूसरी चीज, ये जो भी आपको इक्वेशन यहां दी हो ना, जो भी इक्वेशन दी हो, आप पहले तो सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, है ना, सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस 18 सिग्मा प्लस 27 0, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
आप चाहो तो सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, है ना, सिग्मा की वैल्यू निकालोगे फिर आपको इक्वल टू ZR/A0 लिखा है तो R की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A0/Z, राइट। लेकिन इधर रख के सोचो कि अगर मैंने सिग्मा की वैल्यू यहां पर रखा तो R की जो पावर है, R की लोवेस्ट पावर क्या होगी? R की लोएस्ट पावर क्या होगी अगर मैं इसमें देखूंगा? 0। नहीं समझ में आया? R की लोएस्ट पावर देखो 0 दिखाई देगी ना, वो एक्चुअली में L की वैल्यू होगी। वो क्या होगी? L की वैल्यू होगी। क्या तुम ये देख पा रहे हो बेटा यहां पर जो है अब वैसे तो बिना सॉल्व किए भी तुम कई बार बता सकते हो कि यहां पर बेसिकली 2 ही नॉन जीरो रूट्स आएंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? है वो तो ऐसे अब थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स इतनी तो आती होगी, आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यूज निकलेंगी। ये भी पूछेगा बेटा एट व्हाट डिस्टेंस यू विल गेट रेडियल नोड। अगर 2 रेडियल नोड्स है तो बोलेगा कि जो है कम डिस्टेंस वाली जो वैल्यू है वो बताओ, जो रेडियल नोड न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक मिल रहा है, वैल्यूज पूछेगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं पूछा है, केवल आपको N और L पूछा हुआ है, तो भी आप ऐसे 2 नॉन जीरो रूट्स देख लोगे तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 निकली है, तो बताइए N की वैल्यू कितनी निकल आई? 3। अब सोचिए कि आपके पास n = 3 है और L = 0 का मतलब s ऑर्बिटल है, तो बताइए ऑर्बिटल को क्या लिख देंगे? 3s। ऑप्शन में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्बिटल? 1s, 2s, 3s, 4s। आंसर इज 3s। कॉपी कर लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो आपने 4 हेडिंग्स डाली थी, उसमें से 2 हेडिंग का काम हो गया। ध्यान से देखो 2 हेडिंग्स का काम हो गया। आर यू सेइंग समथिंग बेटा? सर ये एक बार समझाना ना। क्या चीज समझानी है बेटा? सर बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना सर स्टार्टिंग से। हाँ देखो मैंने क्या बोला कि आपको वो इक्वेशन देगा, आप पॉइंट वाइज सुन के आप उसको हाईलाइट कर लो। हाँ क्योंकि इतना सारा किया तो है हमने। पॉइंट वाइज क्या है उसने, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके सामने पेपर आया, आपने देखा ये क्वेश्चन था जिसमें इक्वेशन दी हुई है और उसने पूछा है आपसे कि ऑर्बिटल कौन सा होगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1s, 2s, जो है 2p और 3s, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया, वैसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो लेकिन मैंने आपको मेथड बताया कि R की वैल्यू 0 रख दो और कैपिटल R की, फिर चेक करो कि स्मॉल r की कितनी नॉन जीरो वैल्यूज आती हैं। उनको बोलते हैं इस पॉलिनोमियल के नॉन जीरो रूट्स। इस पॉलिनोमियल के नॉन जीरो रूट्स, जितने भी नॉन जीरो रूट्स आएंगे उसी को आप बोल दोगे n-l-1, बिकॉज वो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं। तो एक इक्वेशन आ गई आपको n-l-1 = 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के 2 नॉन जीरो रूट्स हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आप इस पॉलिनोमियल में जो R है ना उसकी लोएस्ट पावर चेक करो। तो भाई ये दिया हुआ था इक्वेशन। तो इसमें जब आप ये सिग्मा को R के टर्म्स में लिखोगे तभी भी सिग्मा स्क्वायर है तो R स्क्वायर होगा, सिग्मा है तो R होगा, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है तो लोएस्ट पावर 0 हो गई। वही आपको L लिख देना है। L लिखते ही आप पता चल जाएगा कि वो S है, P है कि D है, और आपको यहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी। n की वैल्यू पता चल गई और ये पता चल गया कि आपको कौन सा सबशेल है, आपको 3s पता चल गया। क्लियर है? अगर आपको रेडियस पूछेगा कि रेडियस या डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो आपको R की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं।
बाकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पता ही है रूट्स है ना। चलो हो गया बेटा। देखो ये सब आंसर निकालना इतना आसान नहीं है ये सब, लेकिन इस तरह से आपको बिना सॉल्व किए, ये आप रटना नहीं, आप रट लोगे तो भी मैच कर जाएगा, सारे रट डालो, लेकिन इज इट पॉसिबल? और ये कोई पागलपन नहीं है कि रटने बैठ गए। लेकिन क्या इतने क्वेश्चंस आप करोगे ना, ट्रस्ट में कि आप सॉल्व करते करते जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा यार ये तो किया हुआ है पूरा, सारा तो प्रैक्टिस कर लिया, 1s कर लिया, 2s कर लिया, 3s कर लिया, 2p कर लिया, 3p कर लिया, 3d कर लिया, सब कर लिया, क्या पूछेगा भाई। सर हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग-अलग इक्वेशन है। क्या बेटा? सर हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग-अलग इक्वेशन है। हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग वेव फंक्शन होता है। चलो हटा दें इसको। हाँ, अब देखो एस के लिए तुम्हें एम की जरूरत ही नहीं है, एस के लिए तो एम की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां कोई टेंशन ही नहीं है। देखो जैसे ये अगला वाला तुम देखो, ये कितना आसान है, इसमें तुम देख कर बताओ, आप इसमें 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 ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, वो चीज मिसिंग है बेटा, पॉलिनोमियल इज मिसिंग, कैन यू सी दैट? वो है ही नहीं। तो बताइए क्या कोई रेडियल नोड हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई रेडियल नोड ही नहीं है, कोई रेडियल नोड ही नहीं है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल हो गया। क्या बात समझ में आई? नहीं 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 नहीं, कोई पी में भी तो रेडियल नोड नहीं होता, लेकिन ये तो लिख ही सकते हैं ना, n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर? हाँ, अब ये बताओ कि R की लोवेस्ट पावर क्या है इसमें? 0। बस वहीं से आपको एस पता चल गया है ना। L की वैल्यू 0 है, तो यहां रख देंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब ये 1s ऑर्बिटल की इक्वेशन दी हुई है। सूम कर आंसर निकालोगे। ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं बेटा, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है, अपने पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट कंटेंट, राइट प्रैक्टिस एंड राइट टेस्टिंग। ये 3 चीज हो गई तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तीन चीजें पॉकेट में रखनी है बेटा, 3 चीजें, राइट कंटेंट, राइट प्रैक्टिस, राइट टेस्टिंग। ये 3 चीजें हो गई तो आप टॉपर बनेंगे पक्का। चलो हटा दें इसको। कौन सा हो गया। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व करना है, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। यहाँ पर जो है, बिकॉज एक ही रूट इसमें आएगा, तो आप समझ सकते हो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 लिख दोगे, और जो लोवेस्ट पावर होगी r की वो भी 0, इसी यानी ये भी s ऑर्बिटल ही होगा, है ना। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2s है। ठीक है, तो ये आप बाद में निकाल लेना, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं आज, तो मैं क्वेश्चंस पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये वीडियो में बाद में आप देख लेना। समझ गए ना कॉन्सेप्ट बेटा, है ना? सर वो इक्वेशन
मैंने बोला ना बाद में तुम वीडियो से में से निकाल लेना इक्वेशन, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उसमें वैसे भी आएंगी सब चीजें, ये तो मैंने डाल रखी हैं बहुत सारे, ताकि तुम्हारे पास, वरना क्या है कि मैं चाहता तो एक ही सॉल्व करने के लिए निकालता, है ना। जैसे इसको आप देखो, इस वाले में देखो यहां सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है, दिख रहा है, सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको देखकर बताओ बेटा, ये सिग्मा स्क्वायर, यहां पर जब तुम सिग्मा स्क्वायर ये आर के टर्म्स में लिख दोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या नॉन जीरो रूट्स आ रहे हैं कोई? क्या नॉन जीरो रूट्स आएंगे क्या? नो। नो, इसका मतलब है एन माइनस एल माइनस वन कितना हो गया? 0। ये इक्वेशन में एन माइनस एल माइनस वन 0 हो गया, एन माइनस एल माइनस वन 0 हो गया। और उसके बाद बताइए इसकी लोएस्ट पावर क्या होगी आर की? यहां पर भाई सिग्मा स्क्वायर का मतलब हो गया जेड स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट। कितना लोएस्ट पावर निकली? 2। लोएस्ट, अरे यही तो पावर ही तो है ये, और क्या है? इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। एम आई करेक्ट? यानी कि एल की वैल्यू कितनी निकल आई? 2। एल की वैल्यू 2 निकली ना, एल की वैल्यू 2 निकली। यहां पर 2 रखेंगे तो एन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? कितना निकला? 3। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल की इक्वेशन है? 3D। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। चलो ये भी समझ गए बेटा। सब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। क्या मैं इसको हटा दूं? ये आप बाद में नोट कर लेना आकर के। मैं एक्चुअली बहुत सारी स्लाइड्स इसीलिए बनाकर लेकर आता हूं, बाद में तो आप ये सब निकाल ही सकते हो। देखो मैंने ये बाद में ये लिख भी दिया है, इसको भी आप चेक कर लेना। आप जो है एक काम करना, इसको बंद कर देना, इधर से चीजें सॉल्व करना, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब जो हेडिंग थी उसमें एक और चीज है, जो हेडिंग है उसमें एक और चीज है, उसमें एक और चीज है, उसमें है हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एक चीज हाईलाइट कर लो बेटा, जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मान लीजिए रेडियल वेव फंक्शन दिया है, तो आप रेडियल वेव फंक्शन को क्या कर दोगे बेटा? स्क्वायर कर दोगे, राइट। रेडियल वेव फंक्शन को स्क्वायर कर दिया और क्या चीज उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। इसी चीज को तो हम कहते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, तो आप याद है मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो? मान लीजिए इसको मान लीजिए P लिख दिया, तो ये जो P है, ये P किस R पे मैक्सिमा मिलेगा कैसे निकालते हो? याद आ रहा है ना? dP बाई dr कर देंगे, फिर उसको 0 रख देंगे, राइट। R की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब ये मैक्सिमा है, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे? इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। याद आ रहा है? और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी उस आर पे? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बड़ा सा मेथड है, वरना रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो उससे भी निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। 0.529 अपॉन जेड वाला केस जो है, ठीक है, 0.529 अपॉन जेड। ये तो पूरा प्रॉपर मैंने मेथड बता दिया तुम्हें। बाकी जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस है ना, 0.529 अपॉन जेड, याद है मैंने पहले भी कराया, बोर्ड्स थियरी के हिसाब से आप निकाल लोगे। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस वाले केसेस हैं। जीरो 0.529 अपॉन जेड।
और थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसको लेकर के। ये बेटा बोर रेडियस आपको देगा, ठीक है। ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा, बट इस पे ख्याल ये रखना है कि जैसे आपको ये जो रेडियस निकलेगा, ये निकलेगा किस चीज के लिए, जब आपने लिखा है 1s लिखा है किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए 1s, ठीक है ना। 1s वाले केसेस में ये रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, और बाकी सब में रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हटा दे बेटा इसको। अब एक बेटा नोट एंगुलर वेव फंक्शन के फॉर्म के लिए भी लिख लो, ऑल्दो उस पर बहुत कुछ आने के चांसेस कम है, बट जितना मैं आपको लिखा दूंगा ना उससे सब सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चंस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। तो एक नोट लिखिएगा बेटा, इफ एंगुलर वेव फंक्शन, if angular wave function is independent of theta and phi, आपको एंगुलर वेव फंक्शन दिया होगा, और अगर एंगुलर वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और फाई निकल जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा और फाई निकल जाए, तो समझ लेना कि वो एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, यहां दिख रहा है, सबके लिए कॉपी नहीं करना है। तुम इमोशनल होकर जल्दी कॉपी करने के चक्कर में, सब तुम्हारे पॉकेट में मिलेगा बेटा। तो समझने की बात है, ये देखो, ये तो डेटा समझ लो मैं दे रहा हूं ना, इसमें कहीं भी थीटा और फाई नहीं दिख रहा है, यहां पर एल की वैल्यू 0 दिख रहा है। अब इधर देखो बेटा, ये इसके देखो, इसके ये एल की वैल्यू 1 है, ये एल की वैल्यू 1 है, यहां पर आप देखो आपको थीटा और फाई नजर आ रहे हैं। अब इसमें और प्रिडिक्शन लिखेंगे, अगर बाई चांस जो तुम्हारा एंगुलर वेव फंक्शन है वो केवल और केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो समझ लेना वो जेड वाला है, यानी वो पीजेड हो सकता है या वो डीजेड स्क्वायर हो सकता है। तो ये सेकेंड पॉइंट उसी में ऐड कर लेना कि इफ एंगुलर वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा, देन इट विल बी पीजेड और डीजेड स्क्वायर। और आपके सामने एक रिजल्ट भी यहां पर देखो दिया हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है ना। थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं बेटा? तो इससे हम लोग देखो एमएल तक पहुंच रहे हैं, एमएल तक पहुंच गए हम लोग। और अगर वो आगे इसी में ऐड कर सकते हो कि इफ एंगुलर वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ थीटा एंड फाई, देन इट विल बी अदर देन जेड, ऐसा करके लिख सकते हो, या अदर देन पीजेड एंड डीजेड स्क्वायर। अब उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते हम। देखो यहां पर वैसे मैंने काफी कुछ लिख कर दिखा, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इतना हम लोगों को करना नहीं है, केवल हल्का हल्का सा आपको आइडिया ले लेना है। बाकी ये आपको वैसे मैंने पूरा बहुत सारा दे रखा है। चलो, तो बेसिकली अब आपको ग्राफ बनाना भी आता है, एक बार देख लेते, समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हम लोगों ने
एम्पलीट्यूड वर्सेस आर का ग्राफ सीख लिया हम लोगों ने, आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ सीख लिया हम लोगों ने, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर यानी कि प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ सीख लिया। सबके ग्राफ्स आते हैं, सारे ऑर्बिटल्स के हमको ग्राफ आते हैं। फिर अगर इक्वेशन दिया हो, वेव फंक्शन दिया हो, अगर वेव फंक्शन दिया हो तो कैसे पहचाने ऑर्बिटल क्या होगा या एन एल एम की वैल्यूज कैसे निकालें। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 0 रख दो, जितने नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी वो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के बराबर कर दो, n-l-1 के, वो आ गया, एक इक्वेशन उसमें से मिल गई। उसके बाद जो लोवेस्ट पावर है आर की वो आपको एल का वैल्यू देगा, इस तरह से ऑर्बिटल आ गया। फिर एंगुलर वेव फंक्शन में अगर वो थीटा पे डिपेंडेंट है केवल तो वो z वाला होगा, अगर वो दोनों पे डिपेंडेंट है थीटा एंड फाई पे तो बाकी होंगे, और s ऑर्बिटल के लिए वो थीटा या फाई पे डिपेंडेंट ही नहीं होगा। ये समराइज कर दिया। इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? कुछ कंफ्यूजन? अब आप सेकेंड्स में आंसर दोगे, मुझे यकीन है। सामने देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लॉट रेडियल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से क्वेश्चन भटकना नहीं बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा है। इन वाई एक्सिस वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और किसकी बात करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4d एटॉमिक। 4d का मतलब आपको क्या निकालना है? सिंपली इसमें क्या कर दोगे, 4d के लिए रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1, और तुम्हारे पास जो है n की वैल्यू 4 है, d का मतलब l की वैल्यू 2 है, यानी कि ये तुम्हारा पर यहां पर आ गया 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड कौन है यहां पर? देखो कोई डिफिकल्टी बेटा? सबको क्लैरिटी है? कॉपी करने की जरूरत है क्या तुमको? खाली ऐसा लिख दो क्वेश्चन, और लिख दो क्वेश्चन का मेन पॉइंट था क्या था, ग्राफ फॉर 4D, क्योंकि इतना कॉपी करोगे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब किए हुए हैं, ये तो तुम सूंघ सूंघ के करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको अगर पूरा कॉपी करोगे, बाद में जरूरत पड़े तो जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उसमें फिर स्क्रीनशॉट्स ले लेना, अपने पॉकेट में रख लेना उसको, ठीक है? ये मेथड केवल लिख के रखना है बेटा। हमने किया क्या है, हमने ग्राफ पता करने के लिए केवल रेडियल नोड्स निकाला, क्योंकि बाकी तो खुद दे रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैच दी कॉलम दिखा रहे हैं, क्या तुम सोच पा रहे हो बेटा? क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, कॉपी करने पे नहीं, कॉपी बाद में कर लेना, सॉल्विंग पे ध्यान दो। Column 1, column 2, number of radial node for 5s atomic orbital, number of angular node of 3dyz atomic orbital, the sum of number of angular node radial node 4dxy atomic orbital, the number of angular node of 3p atomic orbital। सॉल्विंग पे ध्यान दो, कॉपी पे नहीं। आंसर मैच दी कॉलम है, क्या मैच करा पाओगे? बताइए ए के लिए क्या होगा? PQ में ए के लिए क्या लिख रहे हो? Q, वेरी गुड। ए के लिए Q, बी के लिए बोलिए, बी के लिए बोलिए, आर बोला ना? अरे एंगुलर नोड, अरे भाई डी ऑर्बिटल, एंगुलर नोड एल होता है, एल की वैल्यू डी के लिए कितनी है? 2। नहीं समझ में आया? बस इतना सा टेंशन नहीं लेना। बताइए सी के लिए एस, क्या फैंटास्टिक। देखो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करना है रादर देन। डी बताइए, एक ही एक मैचिंग कर रही है, ठीक है? ये तो क्लियर है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हटा दें इसको, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, बाकी बाद में क्वेश्चन वीडियो में से निकाल लेना बेटा। खाली पहले क्वेश्चंस। अब इसको देखो फटाफट, मैच दी कॉलम। मोर देन वन भी मैचिंग सोच सकते हो बेटा। ए के लिए क्या मैच कर रहा है? ध्यान से देखो, ये एस तो है क्योंकि ये ऊपर से चालू हुआ है, ये एस तो है, लेकिन नोड्स देखो यहां पर कितने आ रहे हैं रेडियल नोड्स? 3। ऐसा कौन होता है जिसके पास 3 रेडियल नोड्स हो?
भाई n माइनस एल माइनस 1 3 है और s ऑर्बिटल होने की वजह से l की वैल्यू 0 है, तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी ये किसका ग्राफ हो जाएगा? क्या समझ में आई मेरी बात? अरे 4s के लिए होता है ना 3 रेडियल नोड्स। बताइए बी के लिए किस किस की मैचिंग कराओगे? बी 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 कम ऑन। सबसे पहले तो देखो इसमें भी 3 नोड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ तो एस का भी हो सकता है, पी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, तो 4s का तो मैच करता ही है। 4s का तो मैच करता है। क्या 5p में इतने ही नोड्स होते हैं रेडियल नोड्स? 5p में बोलिए बेटा। हाँ, तो इसका मतलब 5p भी हो गया ये। क्या 6d में भी इतने ही नोड्स होते हैं? यस भाई 6d फॉर्मूला लगाओ n माइनस एल माइनस 1। लो 6d यानी कि b मैच कर गया किस किस से? p से मैच कर गया, q से मैच कर गया, s से मैच कर गया। c बताइए, c वाला एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। तो ये p तो मैच नहीं करता है ना, r भी मैच नहीं करेगा। किस से मैच करेगा? q एंड s। क्या समझ में आई बात बेटा? आपको पॉइंट सब स्ट्राइक कर रहे हैं ना बेटा? जो हमने पढ़ा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये सब टफ क्वेश्चंस हैं। अगर तुम किसी बगल वाले कोचिंग क्लास में जाना और उनसे 2-4 सवाल पूछना जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अगर वो पैनिक नहीं कर जाए मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? तो मेथड्स को देखो कैसे निकाला गया है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये हिस्सा छोड़कर जाते हैं, जबकि अब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? सूम कर करना है, मैंने बोला हुआ है। चलो डी के लिए क्या मैच कर रहा है? डी नो एंगुलर नोड। किसमें नो एंगुलर नोड प्रेजेंट है? कोई कंफ्यूजन? चलो तो ये क्वेश्चन आप बाद में निकाल लेना, सब बड़ा आसान है, डिस्कशन करना है। चलो 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 आंसर सोचो सोचो सोचो। क्या बोलोगे? अरे एंगुलर नोड दिया है, एंगुलर वेव फंक्शन। क्या थीटा फाई है? नहीं, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है और 2 नोड्स हैं। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल एस वाला होता है जिसमें 2 नोड्स हैं? अरे 1s में 0 होता है, 2s में 1 होता है, 3s में 2 हो गया। तो क्या सेकेंड्स में आंसर है? क्या समझ गए? ऐसी फीलिंग आ रही है कि सूम के हो रहा है? ये फीलिंग्स आनी चाहिए। कॉपी करने का टाइम अभी बाद में, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, बाद में निकाल लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा। इसको देखो, क्या ये कर पाओगे? अरे देखो, इसको कहते हैं सूम कर करना। सी बोला है कि डी बोला है? गुस्सा नहीं, तुम्हें ज्यादा आने लगे तो मैं क्या करूं? अभी तुम्हें सी उछल उछल के तुम्हारा वेपराइज हो रहा है वो आंसर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसका बोलो बेटा, ये वाला तुम ध्यान देना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, याद है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। सी हो गया, बस 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 बस, हो गया, आंसर आ गया। चलो चलो चलो, ये वाला, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस? ये क्या सॉल्व करके देना चाहोगे? क्वाड्रेटिक करना है बेटा सॉल्व। इसमें आप ले लो 2-3 मिनट, ले लो इसमें 2-3 मिनट लो और आंसर निकालो। कॉपी नहीं करने के चक्कर में रहना, आंसर निकालने के बारे में सोचो।
कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है बेटा, जो बीच की पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है उसको जीरो कर दो, उसको जीरो कर दो, सिग्मा की वैल्यू निकालो, और सिग्मा दिया हुआ है 2RZ/3A0, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी A0 और Z के टर्म्स में। आ गया ना सी? अरे वाह, बस हो गया काम, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। हटा दें इसको। देखो तो ये सब टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, लेकिन तुम कर पा रहे हो। चलो इसको भी सॉल्व करो, 2-3 मिनट्स इसमें भी ले सकते हो। सोचो तुम 1 मिनट के अंदर आंसर दे रहे हो। बाकी लोग तो इतना बड़ा इक्वेशन देख के ही छोड़ के चले आते हैं, कहते क्या पागल बना दिया, पता नहीं क्या आ गया था इस बार। इसमें दो देखो इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि आपको दो सिग्मा, एक सिग्मा -1 दिया है, एक सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12 दिया है। दोनों को सॉल्व करोगे तो एक बार सिग्मा = 1 आएगा, और फिर जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2 रूट्स उसमें से आएंगे। फिर तुम्हारे पास 3 रूट्स हो गए। अब 3 में मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है? ध्यान देना बड़ा, 3 रूट्स आ गए तुम्हारे पास, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वाला आएगा, एक को स्किप करना है, बस वही आंसर है। मतलब जिसको स्किप करो उसके अलावा जो है वो आंसर है। चलो बताओ फटाफट फटाफट। सी ऑप्शन किसने निकाला बेटा? पद्मकांत ने निकाला। चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिग्मा की 3 वैल्यूज कौन कौन सी आई बेटा? 1 आई होगी, 2 आई होगी, 6 आई होगी, है करेक्ट? सिग्मा की वैल्यू 1 आई होगी, 2 आई होगी, 6 आई होगी। और फिर सिग्मा जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर की वैल्यू तुम्हारी आ गई A0 और A0, ये बाकी तो यहां पर आप सिग्मा सब्स्टिट्यूट करोगे अपॉन 2Z। अब यहां से मिनिमम मैक्सिमम आप निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से सी आंसर सबने निकाल लिया। हटा दें इसको। चलो 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 इसका आंसर दो। क्या रिलेशन है बेटा? आर नॉट इक्वल टू ए नॉट 2A0, फैंटास्टिक। अरे भाई सीधे जीरो ही तो करना है। कोई कंफ्यूजन बेटा? भाई नोट कह रहा है तो इसकी वैल्यू 0 कर दो, और आर की वैल्यू R0 रख दो। आ गया ना? चलो हटा दें इसको। हम्म। ये क्वेश्चन देखो बेटा।
तो वो जो पहला इक्वेशन है हो गया। सर जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया था वही है। हाँ तो सबसे हो गया ना, इसको हटा दे। 3s ऑर्बिटल है बेटा, एंगुलर नोड 0 है इसमें। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स 2 हो गए, रेडियल नोड्स 2 हो गए। तो मेरे ख्याल से ये सबको आ ही गया होगा। अब मैं तुम्हें जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन दिखा रहा हूं बेटा, उसको दम लगा कर करना है ना। सारी मेहनत अच्छी हो जाएगी, जितना तुमने अभी हार्डवर्क किया इसको लेकर के, वो सब का आपको फल मिल जाएगा। ये है जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता देना। सर नहीं दिखाई दे रहा है। आप सब लोग अपने आप करो बिना किसी डिस्कशन के, ठीक है। ये समझ लो कि तुम जे एडवांस का एग्जाम लिख रहे हो और तुमको अपना आंसर निकालना है। याद रखना, सॉल्व करने के चक्कर में मत जाना। देखना एलिमिनेशन हो रहा है क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि तुमको सूंघना आता है। सर फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। निकाल लिया तुमने? सारे तीनों निकाल लो ना, ताकि तब तक बाकी बच्चे भी करें। हो गया? चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या तुम समझ पा रहे हो? बी है, बी फॉर पहले क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो बहुत सिंपल सा है। जैसे कि तुमको 4 को 4 से ए में मैच करा रहा है, कह रहा है dz स्क्वायर के लिए एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन। क्या सही है? dz स्क्वायर के लिए देखो कोन्स लिखे थे हमने एक्स वाई को नोडल प्लेन ऐसे नहीं बोला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एलिमिनेट हो गया, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ, अब जैसे तुमने बी ऑप्शन निकाला तो 2s ऑर्बिटल तुम देख रहे हो,
2s को 2s 1 रेडियल नोट बिल्कुल मैच कर रहा है, और p स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो सीधे 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 दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर He प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर जो है वो डी है। क्या डी आया आपका? तो करेक्ट नहीं निकालना है बेटा, इनकरेक्ट निकालना है। 1s ऑर्बिटल को देखो, 1s ऑर्बिटल 3 से मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो थीटा और फाई पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्या बात समझ में आई? चलो ठीक है। अब Q का आंसर जो मेरे पास है वो D दिया हुआ है बेटा, वो तो बड़ा आसान है, तुम वो 13.6 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वाला फंडा लगा दोगे, उससे भी निकल आता है। क्या बात समझ में आई बेटा? है ना? वो बड़ा आसान है, तुम E4 माइनस E2 करोगे तो माइनस 13.6 अपॉन 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 अपॉन 4, तो 13.6 अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो ये तुम्हारा फिर मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए। E6 माइनस E2 करोगे तो E6 माइनस E2 ही करवाना है, तो उसमें माइनस 13.6 अपॉन 36 माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन 4, इसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से E4 माइनस E2 का वैल्यू इससे निकल आएगा। क्योंकि क्लियर है बेटा? चलो, तो आज हमने बहुत सारा ये डिस्कशन किया, मेरे ख्याल से चीजें तुम्हें समझ में भी आई होंगी। खत्म हो गया, इतना ही करना था, बिल्कुल टाइम पर खत्म करने वाला मटेरियल लेके आया मैं तुम्हारे लिए। तो हमने काफी ये सारा डिस्कशन किया, मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें समझ में भी आई होंगी। नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना बेटा, अगर कोई चीजें हमने जैसे यहाँ छोड़ी हैं, क्विक मैनर में की हैं, तो जाकर वीडियो में से उसमें निकाल लेना, चाहे वो क्वेश्चंस हो या कोई थियरी का पार्ट हो, और अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, कोई दूसरी चीजें होंगी तो मैं वीडियो एक्स्ट्रा बनाकर डाल दूंगा, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अभी आप रेस्ट करो।